नहीं नहीं नहीं, मैं किसी बाइक ट्रिप पे नहीं हूँ। मैं हूँ अपने घर में। अक्सर मेरी वीडियोस देख के लोग यही सोचते हैं, यार तेरे मजे हैं, तू सही है, तू सही जिंदगी जी रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जब मैं बाइक ट्रिप पे निकलता हूँ तो कितना स्ट्रगल होता है, कितना पेन होता है और कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो जैसा कि मैंने इस क्लिप में दिखाया कि मेरे एक साइड में ट्रक था और एक साइड में बोलेरो था, और ऐसी सिचुएशन मेरी जान जो है वो मेरे हलक तक आ गई थी। ये आप इजीली समझ सकते हो। और अगर नहीं समझे तो इमेजिन आप कहीं जा रहे हो और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हार्ट बीट कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। ये वीडियो मेरे लास्ट स्पीति ट्रिप का है, और जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उस दिन हुआ क्या था। तो इस बारे में बात करेंगे बाद में आराम से, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं इस ट्रिप से। इसमें मैं सिंगल एक ही ट्रिप लूंगा जो मेरा स्पीति वैली का ट्रिप था, और उस ट्रिप में जो हुआ, जैसा भी हुआ, वो सारा बताऊंगा। स्पीति में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्पीति एक ऐसा ट्रिप है जो कि ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ज़्यादा आसान है। कोई भी बाइकर या कोई भी उसको ईजिली कर लेता है। कोई भी बाइकर के लिए एक ट्रिप की शुरुआत होती है पैकिंग से, और पैकिंग को आप आसान मत समझना। पैकिंग करना एक आर्ट है, और बाइकर को पैकिंग करने के लिए ऑलमोस्ट एक आर्टिस्ट ही बनना पड़ता है, और उसकी मेहनत डबल हो जाती है अगर वो वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। क्योंकि सारे गैजेट्स को मेंटेन रखना, कोई गैजेट रास्ते में ख़राब ना हो जाए, उसमें पानी ना चला जाए, उसको चार्ज कैसे करेंगे, उसमें डस्ट ना जाए, ये सारी चीज़ों से उसे बचा के रखना होता है। इनिशियल स्टेज पे जब पैकिंग करता है कोई भी बाइकर तो बहुत ही मुश्किल आती है, और बहुत ही सोचना समझना पड़ता है कि किस सामान को कहाँ रखना है, रास्ते में कौन सी चीज़ पहले निकलेगी, कौन सी चीज़ बाद में निकलेगी, और किस तरीके से किस सामान को कहाँ पर एडजस्ट करना है। और सारी पैकिंग होने के बाद भी दिमाग जो है वो टेंशन में ही रहता है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अगर हम गलती से भूल जाते हैं तो आगे हमें रास्ते में जो भी वीडियोस बनानी है सारा सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कई बार अपने कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी एसेसरीज होती है जो मैं भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं डिफरेंट एंगल से शॉट नहीं ले पाता हूँ। या फिर मैं कई बार उसे ले जाता हूँ और वो कुछ ऐसी जगह पर रख देता हूँ कि जहाँ से निकालना मुझे ऐसा लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे। और फिर जो सामान एक बार जहाँ सेट हो गया, अगले दिन सुबह उठने के बाद जब हम सारी सेटिंग दोबारा से करते हैं, फिर माइंड से स्किप कर जाता है, अरे इसे निकाल के तो कहीं और रखना था। और फिर वो टाइम आता है जब हम अपनी बाइक पे बैठ के निकलते हैं एंड वी फाइनली हिट द रोड। जब फाइनली हम रोड पे आ जाते हैं उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। सब कुछ हमारे लक, हमारे स्किल्स पे डिपेंड होता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, बारिश मिलने वाली है या धूप मिलने वाली है, अच्छा मौसम मिलने वाला है, कितनी सर्दी मिलने वाली है, कितनी गर्मी मिलने वाली है। यहाँ तक जो भी मैं करता हूँ उसको आप देख तो बहुत फटाफट लेते हो, लेकिन एक्चुअली इसको करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ये मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि इसे कोई देखना भी नहीं चाहता है। हर किसी का यही मन करता है कि जो भी वो वीडियो देख रहा है वो एंटरटेनिंग हो, और इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अब चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिप के पहले चैलेंज से। अब आप ये वाला सीन देखोगे जिसके अंदर मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूँ, और ये एक स्लोप है जिसके ऊपर मुझे चढ़ना है क्योंकि आगे रोड जो है वो नहीं है, तो मुझे यहाँ से राइट लेना था। और ये स्लोप इतना इंक्लाइन है कि जब मैं इसके ऊपर गया तो यहाँ पर क्या होता है, मेरी बाइक में एक फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल का। उसमें क्या होता है, बाइक का जो मेरे टायर का ट्रैक्शन है वो उसे कंट्रोल में रखता है। मीन्स मेरा अगला वाला व्हील जिस स्पीड से चल रहा है पिछले वाले व्हील को भी वो उसी लिमिट में रखता है। तो ऐसे केस में अगर ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा ऑन होता है और बाइक हमारी बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये एक तरह का इंडिकेशन होता है कि आप अपने ट्रैक्शन कंट्रोल को स्विच ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आपकी क्लच प्लेट जो है वो उड़ जाएंगी। तो मेरे साथ यहाँ पे वही हुआ। मेरी बाइक का अगला टायर चढ़ा, पिछला टायर आया तो बाइक मेरी बंद हो गई, और इतना स्लोप था कि मेरी बाइक का जो वेट है वो मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा, और बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी जान लगा के मैंने अपने आप को गिरने से रोका। दोनों पैर मुझे मजबूरी में नीचे रखने पड़े, और मेरे पास एक ही ब्रेक का ऑप्शन था जो कि आगे की ब्रेक थी, और मेरा टायर जो है वो स्किड खाता हुआ वापस नीचे आ गया। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी और ये मेरे दिन की शुरुआत ही थी। और ऐसा हुआ तो थोड़ा सा डर लगा कि अगर मैं गिर जाता या कुछ हो जाता, मलिका के लग जाती या मेरे लग जाती, तो अब आगे क्या होता। एनीवेज ऐसा हो जाता है, चलता रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को नहीं मिलती। एनसीआर के जाम से बाहर निकलने के बाद जैसे ही खुली सड़क आती है हमें लगता है कि अब चलो सब कुछ बढ़िया है, हम आराम से स्पीड मेंटेन करते हुए मस्ती मारते हुए जाएंगे। लेकिन जैसे ही अम्बाला पहुंचते हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हम एक जगह पे खड़े रहते हैं। अब सोचो, राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं, धूप है, इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हेलमेट पहन रखा है जो कि बिल्कुल टाइट फिट है जिसमें हवा भी पास नहीं होती। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ, व्हीकल्स का पॉल्यूशन, व्हीकल्स की हीट, और बस खड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया भी नहीं, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मुझे वो वीडियो में डालना भी नहीं था। लेकिन ये सारे हर्डल्स पार करने के बाद जब माउंटेन्स नज़र आते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा डेस्टिनेशन जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि एक वही तो चीज़ होती है जिसके लिए हम इतना सारा पेन उठा रहे होते हैं। लेकिन अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने से पहले हमें रास्ते में कुछ नमूने भी मिलने ज़रूरी होते हैं। जैसे मेरे सामने अभी एक बाइक चल रही है जिसमें पीछे 2 लड़कियाँ बैठी हैं और आगे एक लड़का बैठा हुआ है। किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ और ये मेरे से रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनसे आगे बाइक नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे निकालूंगा तो ये मुझसे रेस लगाएंगे,
और अगर मैं साथ में चलने की कोशिश करता हूँ तो ये धीरे हो जाते हैं ताकि मैं इनसे आगे निकलूँ। मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। और फिर कुछ इस तरह के कांड भी रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। जहाँ हमें दिन में गर्मी लग रही थी, अब वहाँ शाम में हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठंडी लग रही है। सुबह 6-7 बजे निकलने के बाद हम शाम को 5-6 बजे इतना जाम, इतना सब कुछ सहन करते हुए शिमला पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँच के हमें पता लगता है कि हमारा होटल अभी 8-9 किलोमीटर शिमला से और आगे है। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी करेंगे। दुनिया भर के शिमला के जाम को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो होटल जिसमें हमने बुकिंग की हुई है उसका रास्ता ऐसा है कि उसे 9 किलोमीटर कवर करने में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमें लग जाएगा, क्योंकि रोड काफ़ी पतली थी और काफ़ी टूटी हुई थी। और फाइनली गूगल मैप को फॉलो करके हम लोग अपने होटल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि गूगल मैप ने हमें किसी और होटल में पहुंचा दिया है। फिर वहाँ के लोगों से हम पूछताछ करते हैं और हमें वो होटल नहीं मिलता, लेकिन इतने में ही एक आदमी स्कूटर पे आता है और बोलता है मैंने आपको जाते हुए देख लिया था, आपकी बुकिंग हमारे होटल में है। सोचो ये कितना बड़ा लक है। इस तरह से जो हमारा पहला दिन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बड़े ही शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह के चैलेंजेस हमें पहले दिन में फेस होते हैं। मेरे साथ पहले काफ़ी लोग, काफ़ी फ्रेंड्स गए हुए हैं जिनको ये पहला दिन ही अच्छे से तोड़ के रख देता है। और यहाँ से हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। अभी तक सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इट इज़ 19 to 21। और काफ़ी अच्छे से मस्ती मारते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जितना कुछ करके आए हैं इसी के लिए तो आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं विच इज़ सांगला वैली, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्रीज है। और हमें मालूम नहीं है कि जब हम पहुँचेंगे तो क्या टेम्परेचर होगा और हमारी कितनी हालत ख़राब होने वाली है। धूल मिट्टी पोल्यूशन सर्दी गर्मी के धक्के खाते हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बट स्टिल हमारे इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग फुल ऑन इंजॉय कर रहे होते हैं इस दिन। शिमला से आगे निकलने के बाद रोड्स जो है वो काफ़ी हद तक खाली हो जाती है, ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है और व्हीकल की डेंसिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ राइडिंग करने में। तो मैं सड़क को एंजॉय करते हुए करवी रोड्स का मज़ा लेते हुए अपनी बाइक चला रहा था। मेरी राइडिंग की वजह से मल्लिका को थोड़ी सी वॉमिटिंग की फीलिंग आने लग जाती है, तो हम नारकंडा क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं। अब क्या करें, बेचारी रेस्ट ही कर सकती है क्योंकि फिर बैठना तो दोबारा बाइक पे ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम 15 या 20 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा कम इंजॉय करते हुए बाइक चलाता हूँ ताकि मल्लिका की तबीयत थोड़ी ठीक रहे। हर तरह की रोड मिलती है, वाटर क्रॉसिंग मिलती है, ऑफ रोड मिलता है, अच्छी सड़क मिलती है। सब तरह का झेलने के बाद भी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्तों पे चलते चलते फिर दोबारा से एक प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होता। जहाँ पे भी जा रहे होते हैं, जिससे ही पूछ रहे होते हैं, वो बंद होता है। तो जैसे तैसे करके हमें 5-5:30 बजे कुछ खाने को मिलता है, जो कि हमारा एक तरह का लंच होता है। हमें लगता है कि चलो जो है जैसा है, जो भी मिलेगा खा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हमारा लक काफ़ी अच्छा रहता है। हम जिस ढाबे में रुके थे वो ढाबे का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हमने मोमोज़ खाए थे, सूप पिया था और पराठे खाए थे, जो कि बहुत ही लाजवाब थे। जो भी पेट पूजा करनी थी हमने कर ली, 1 कप चाय पी और बाहर निकले तो सब कुछ डार्क हो चुका था। अब आगे की जो जर्नी थी वो हमें इसी अंधेरे में पूरी करनी थी। नदी पहाड़ ठंड सबको झेलते हुए हम लोग सांगला डैम पहुंच जाते हैं और यहाँ इतना अंधेरा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरफ जाना है, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। बट एनी विच वेज कैसे भी करके हम लोग अपने होटल पहुँच ही जाते हैं। और यहाँ होता है हमारा दूसरा दिन ख़त्म। और फिर हमारा होता है तीसरा दिन शुरू। और ये तीसरा दिन हमारे दूसरे दिन से भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा होता है, क्योंकि नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन हमें बहुत ही कम ट्रैवल करना होता है, जो कि है कल्पा। और कल्पा सांगला से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक इट इज़ लेस देन 50 किलोमीटर्स। लेकिन अभी यहीं पर एक ट्विस्ट बाकी है। हमारा जो ट्रिप का पर्पस था वो था कि हमें स्नो देखनी है या फिर हमें स्नोफॉल देखना है। कोशिश स्नोफॉल की थी, स्नोफॉल तो हमें मिला नहीं था खैर, लेकिन हमें एक अच्छी स्नो तो देखनी ही थी। अब हम जैसे ही कल्पा पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि कल्पा और सांगला में देयर इज़ नो डिफरेंस और वहाँ पे भी कोई स्नो नहीं मिलने वाली। तो एकदम से हम कल्पा वाले मोड़ पे खड़े होते हैं और डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हम कल्पा नहीं, अब हम और आगे जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमें स्नो मिल जाएगी। हंसी मजाक मस्ती मज़े, ट्रिप को रिकॉर्ड करते हुए, वीडियो बनाते हुए, सब कुछ करते हम आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में हमें एक जगह पे लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और फिर हम अपना आगे ट्रिप की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड डे पे हम काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोड सारे खाली होते हैं। हमारे ऊपर है हमें कितना चलना है, कितनी स्पीड से चलना है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट रोड है सारी, ज़्यादा कर्वी नहीं है, इसलिए ठीक ठाक स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। बट एक प्रॉब्लम फिर आती है हमें थर्ड डे में कि हमें खाना बहुत लेट मिलता है।
लेकिन अगेन जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। वेट, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिन आधा अच्छा जाता है तो आधा बुरा भी जाता है, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा ये डिसाइड हो चुका होता है कि हम लोग अब स्पीति जा रहे हैं। क्योंकि सांगला से जब हम निकले थे तो हमारा स्पीति जाने का कोई प्लान नहीं था, और विदाउट प्लानिंग स्पीति जाना, दैट्स क्रेजी। शुरुआत में तो हमें बहुत ही अच्छा रास्ता मिलता है जो अपनी तरफ हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और हम काफ़ी खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं कि चलो ऐसा रास्ता है, वैसा रास्ता है, अब तो हम फटाफट से स्पीति पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम इस रोड पे ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये रोड एकदम से ख़त्म हो जाती है, और फिर ये हमें अपने हाल पे छोड़ देती है कि भैया अब तुम अपने आप को संभालो और खुद उतरो, देखो आगे तुम्हें क्या करना है। लेकिन जब टूटी सड़क आती है तो हम लोगों का वही हाल होता है जिस तरीके से कुकर में पॉपकॉर्न उछलते हैं। और रास्ते में हमें मलिंग नाला मिलता है जो पूरी तरीके से जमा हुआ है। ये भी हमारे लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा वाटरफॉल मैंने तो शायद नहीं देखा था इससे पहले। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ठंड होगी कि वाटरफॉल भी जम गया है, तो हमारा भी क्या हाल हो रहा होगा। सब कुछ करते हुए मैं ये पूरा एरिया क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन अगेन थोड़ा टाइम लग जाता है और अंधेरे भी हो जाता है। और मैं एक ऐसी जगह पे आके रुकता हूँ जहाँ इतना तेज़ हवा चल रही होती है और नीचे नदी होती है, और ऐसी ठंड में जो हवा है वो कितना भी कुछ ही पहन लो कहीं ना कहीं से अंदर घुस ही जाती है। तो वही फीलिंग हमारे साथ अभी हो रही थी, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर ये प्लान कर रहे थे कि अब हम स्पीति नहीं, अब हम स्पीति से एक डेस्टिनेशन पहले ताबो में रुकेंगे। तो वही होटल की बुकिंग वगैरह ये सब ऐसी जगह पे खड़े होकर हमें करना पड़ रहा था। क्या करें, हमारी मजबूरी भी थी। एक ऐसी जगह आती है जिसे शूटिंग स्टोन्स एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे हज़ारों पत्थर हमने सड़क के ऊपर पड़े हुए देखे जो कि ऊपर से आके गिरे थे। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बताने में बहुत आसान है, लेकिन जब इस सिचुएशन में इंसान होता है तो वही जानता है कि उसको कैसा लग रहा होता है। इस वक्त हम ऐसी जगह पे चल रहे होते हैं जहाँ पे हमारे कई किलोमीटर आगे तक कोई नहीं होता और कई किलोमीटर पीछे तक कोई नहीं है, ना कोई गांव है ना कोई गाड़ी है। मेरे सामने रात में बिल्कुल घुप अंधेरे में एक वाटर क्रॉसिंग आ जाती है। अब मुझे नहीं पता इसमें अंदर कहाँ पर कैसे रास्ता है, कितना बड़ा पत्थर है। देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कुछ भी तो नहीं है, थोड़ा सा पानी तो पड़ा हुआ है, लेकिन इतने अंधेरे में हमें नहीं पता ये कितना गहरा है। और टेम्परेचर सोचो, इट इज़ -9, और ऐसे टेम्परेचर में अगर मेरे आगे वाले टायर के नीचे कोई गड्ढा आ जाए या कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए और मैं किसी भी रीज़न से अनलकी होके गिर जाऊं, तो सोचो इस टेम्परेचर में इस पानी में मेरा क्या हाल होगा। या मैं इसमें से उठ के बाहर निकल के अपने आगे का रास्ता गीले होने के बाद कैसे कवर करूंगा ही ऑब्वियसली। फाइनली रात को 7:30 बजे हम लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम थी कि इस होटल में नहाने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि जितना भी पानी था पाइप में वो जम चुका था, और बाथरूम में वाटर सप्लाई नहीं थी। होटल वाले भाई साहब जो हैं उन्होंने हमारे रूम का टॉयलेट लॉक किया हुआ था, और एक कॉमन नीचे टॉयलेट दिया हुआ था जिसमें जो भी यहाँ रुका हुआ है उसको आना पड़ता था। लकीली इस होटल में मेरे और मलिका के अलावा और कोई भी नहीं था, और एक जो होटल का स्टाफ था जो कि संदीप भैया थे, वो बड़े ही अच्छे थे, बड़ा मज़ा आया उनके साथ, और बॉनफायर डिनर वगैरह हम लोग साथ बैठ के ही किया करते थे। ऐसे ही हमारा तीसरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। अब आता है 4th डे। हम सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और अपनी बाइक पर बैठ के स्पीति की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पीति अब जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर्स है, सारा रास्ता टूटा हुआ है, ऑफ रोडिंग है। और इस दिन इतना कुछ खास नहीं होता है, बस एक ही चीज़ स्पेशल होती है, क्योंकि मैं एक दिन पहले नहाया नहीं था। ऐसे रास्तों पे चलने के बाद मैं डस्ट से काफ़ी गंदा फील कर रहा था, तो मैं स्पीति पहुंचा और वहाँ पे मैं नहा लिया। और पता है टेम्परेचर कितना था? थोड़ा बहुत स्पीति घूमे, मोमोज वगैरह खाए, एंजॉय किया। रात को दोबारा से हमने फिर बॉनफायर किया, वहाँ बैठे, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया था कि बॉनफायर में भी बैठा नहीं जा रहा था, और आग जो है वो जल ही नहीं रही थी। वो इतनी ठंड में बार बार धीरे धीरे करके बुझ जाती थी, तो हमें केरोसिन ऑयल डाल के उसे दोबारा से जलाना पड़ता था, लेकिन नहीं, बात नहीं बन रही थी। तो फिर हमने जाके सोचा कि आज हम सो जाते हैं। तो चौथा दिन फटाफट से खत्म हो जाता है। अब आता है पांचवें दिन। हम लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हमने सिर्फ 50 किलोमीटर राइड किया होता है और ज़्यादा कुछ नहीं किया होता है, इसलिए थकान भी नहीं होती। हम सोते भी काफ़ी अच्छे से हैं। मैं उठता हूँ मैं काफ़ी अच्छे मूड में और अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। स्पीति से उस दिन हम लोग ऊपर घूमने जाते हैं, और सोचो उस दिन में ही -5 का टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंगली सारा स्पीति हम एक्सप्लोर करते हैं। लांगजा वैली, हिक्किम विलेज, चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री, जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं, रील्स बनाते हैं। हाँ, टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मार हमें पड़ रही होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन हम उस शाम को लेते हैं जब हम स्पीति से घूम के आते हैं और हम कहते हैं कि अब हम स्पीति नहीं,
अभी इस वक्त ही ताबो के लिए निकलेंगे, जहां हम एक रात पहले रुके होते हैं, क्योंकि ताबो में हमें थोड़ा अच्छा लगा था और ताबो में बॉन फायर था। यहाँ पे लकड़ियों की थोड़ी शॉर्टेज होती है, इसलिए यहाँ पे लोग लकड़ियाँ इतना देते नहीं है और काफ़ी हैवी चार्ज भी करते हैं, लेकिन ताबो में हमें सब कुछ फ्री था। और बात फ्री की भी नहीं है, वहाँ जो था वो दिल से था। तो ऐसी शाम में, ऐसे अंधेरे में जो हम ताबो निकलने का प्लान करते हैं, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था और थोड़ा सा रिस्की भी था। काइंड ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन हो सकता था अगर कुछ भी हो जाता, क्योंकि ये मेरा पहला एक ऐसा ट्रिप था जिसमें ना मेरे पास पंचर किट थी और ना मेरे पास टायर इन्फ्लेटर था। और मान लो इन रास्तों पे कहीं पे भी अगर मेरा टायर पंक्चर हो जाता तो मैं बुरी तरीके से फंस जाता, जो कि इन रास्तों पे बहुत ही नॉर्मल है। पर बहुत ही अच्छे से बाइक चलाते हुए 50 किलोमीटर्स मैंने 1 आवर 15 मिनट्स में कवर कर लिए, जो कि एक बहुत ही खराब, बहुत ही ऑफ रोडिंग रास्ता था। एनी विच वेज हमने वो कर लिया। इतना सब कुछ करके दिन में साइट सीइंग, सारा लोकल स्पीति घूमना, सब कुछ कवर करते हुए शाम को फिर ताबो लौटने का जो डिसीजन हमने किया, वो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमने किया। दिन की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे पिछले दिनों की हुई थी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सेम एनवायरनमेंट में थे, सेम व्यूज़ थे और सेम ज्योग्राफी थी, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही लगना था, अच्छा ही फील होना था। लेकिन अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी हम पीछे चेक पोस्ट पर रुके थे एंट्री कराने के लिए, तो मैंने एंट्री करा के मैं जब आ गया तो वो बाहर निकल के आया पुलिस वाला। उसने पूछा कि ये दिल्ली से आपके साथ है क्या, मतलब मल्लिका के लिए? तो मैंने कहा हाँ दिल्ली से मेरे साथ है। तो कह रहा है कि फॉरेनर्स का ना परमिट लगता है। मैंने कहा नहीं, ये फॉरेनर नहीं है। ये ईरानी सी लगती है पर ये है नहीं। ये दिल्ली से ही है। कह रहे अच्छा अच्छा। मैंने कहा बढ़िया, अच्छा है, फॉरेनर लगती है। ये फॉरेनर लेके घूम रहा हूँ मैं, ऐसे मत समझना, ऐसे तैसे कर दूंगा। अब यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, काफ़ी चौड़ी सड़क है, काफ़ी स्मूथ है, कोई पैच नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, विजिबिलिटी भी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी आगे तक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, छोटा सा है या बड़ा सा कुछ भी कह लो, ये सारा काम खराब कर देता है। और जैसे ये पत्थर मेरी व्यू ऑफ साइड से हटता है, मेरे सामने एक बड़ा सा बलेरो दिखता है। यहाँ होती है एक पैनिक सिचुएशन, जो बॉडी अचानक से खुद ब खुद रिएक्ट करती है अपने माइंड के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर में एक मोड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफ रोड मोड। ऑफ रोड मोड में जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देता है और ABS को ऑफ कर देता है एक लिमिटेड स्पीड तक। तो क्या होता है कि मेरी बाइक में पीछे सामान इतना ज़्यादा लोडेड है, पैनियर्स हैं, सब कुछ है, तो जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ, अब ABS तो ऑफ है, तो पिछला हिस्सा इतना भारी है कि वो आगे आने की कोशिश करता है, तो मेरी बाइक जो है वो थोड़ी सी पीछे से घूम जाती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो राइडिंग डायरेक्शन होती है ना, वो बदल जाती है। हम पूरी तरह से लेफ़्ट भी मुड़ सकते हैं और हम पूरी तरीके से राइट भी मुड़ सकते हैं। और अगर पूरी तरीके से लेफ़्ट मुड़ गए तो क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सीधा ही जा रहा था, तो हम सीधा ही जाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम पूरी तरीके से मुड़ चुके होते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। यहाँ पे मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सबसे अच्छी चीज़ जो की वो ये थी कि मैंने अपने हैंडल की डायरेक्शन को चेंज नहीं करा, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस जो है वो आउट नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पिछला हिस्सा स्किड करके आगे आ रहा है, मैंने ब्रेक इमीडिएटली छोड़ के दोबारा लगाई, छोड़ के फिर दोबारा लगाई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एटलीस्ट मुझे जिस डायरेक्शन में जाना था मैं उसी डायरेक्शन में रहा। बच गया, बच गया। तो ये खतरनाक सीन था यार। अब इमेजिन करो अगर ऐसा ना हुआ होता, तो मेरे लेफ्ट साइड में ट्रक है और राइट साइड में बलेरो है, जो कि ब्रेक नहीं ले पाई। आपने देखा होगा कि वो क्रॉस करके चली गई, वो ब्रेक नहीं ले पाई। और मेरे लेफ्ट साइड में ट्रक है जो ये शायद जानता भी नहीं है कि मैं किस सिचुएशन में आ चुका हूँ। इन सच सिचुएशन कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे कुछ बुरा नहीं हुआ होता। बहुत बुरा हो सकता था और हल्की फुल्की खरोंच के साथ मैं निकल भी सकता था। चलो बुरा भी नहीं होता, लेकिन यहाँ किसी रीज़न से मैं अगर गिर जाता और मेरी बाइक ही इस कंडीशन में आ जाती कि मैं आगे से राइड नहीं कर पाता, तो सोचो मेरे आगे के ट्रिप का या मेरे घर पहुँचने तक क्या होता। बाइक को भी कोई ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसे दिल्ली या चंडीगढ़ तक ले जाना पड़ता,
और वहीं ये दोबारा से रिपेयर होती। अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन में आ जाती कि हैंडल मुड़ जाता या शॉकर मुड़ जाता या अलॉय बैंड हो जाता या अलॉय टूट जाता, तो शायद मेरे लिए ये बहुत ही बेकार और बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती जिसे मैं कभी अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहता। नाउ यू कैन इमेजिन कि किसी के साथ किसी ट्रिप पे किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सुबह से लेके रात हो जाती है, लेकिन हमें अपना फोकस रखना होता है, और इतने लंबे टाइम तक फोकस रखने के बाद जो दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है, जो आंखों में स्ट्रेस क्रिएट होता है, इन सबको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एक्सप्लेन कर भी दूं तो कोई इस बात को उस वे से समझ पाएगा जिस वे से मैं बताना चाह रहा हूँ। वीडियो तो हम सभी देखते हैं, देख के एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, वर्चुअल टूर भी कराते हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो उसे प्रेजेंट कर रहा होता है, उसके एफर्ट्स जो भी उसने किए हैं वो इतने ईजी नहीं होते हैं। और इसी तरीके से हमारा 7वां दिन भी निकल गया। 7वें दिन आए हम लोग शिमला और फिर दिल्ली, और जो लास्ट डे होता है वो भी इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि अपना जो घर है वो कितनी भी मेहनत करने के बाद आता ही नहीं है। अच्छा खासा चलने के बावजूद भी किलोमीटर्स बहुत धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं। ऐसा लगता है सब चीज़ें स्लो मोशन में बदल गई हैं, और 99% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो ऑन नहीं होता है। और ऐसी सडन सिचुएशन में मैं बाइक संभालता हूँ, ना कि कैमरे का बटन दबाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर, लेकिन जाने से पहले मैंने मलिका को बोलूंगा कि अपना एक राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करे कि उसे एज ए पिलियन कैसा लगता है एक बाइक राइड पे जाने पे। इस वीडियो में तेरे को ये नहीं बताना है कि कितना अच्छा तू फील करते है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग देख लेते हैं। तेरे को ये बताना है कि उस अच्छे के पीछे भी एक कहानी है, जिसमें हम कोई डिस्कम्फर्ट या स्ट्रगल या पेन जो हम फील करते हैं, या हमारे साथ किस तरह की सिचुएशंस आती है जो हम वीडियोस में नहीं बताते हैं। सच बताना है। हाँ, तुझे वो बताना है। ये कैमरा तेरा है, ले। मैं कितने अत्याचार करता हूँ तेरे पे, कितने दर्द हैं जिंदगी में, वो सारे आराम से एक्सप्लेन कर दे। हाँ ठीक है, शुरू से बताऊंगी मैं आप लोगों को। शुरू से बात करूँ, इनिशियली मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी, जो मुझे नहीं पता था और थोड़ी सी नॉलेज भी नहीं थी मुझे, आज भी होती है प्रॉब्लम, लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं पता होता था कि कैसे करना है, क्या लेके जाना है, क्या वेदर होगा। फिर आती है कि आपका जो राइडिंग गेयर्स जो आप पहनते हो, जब आप वो चीज़ ले लेते हो और जब आप उसको ट्राई करने जाते हो और आप उसे पहनते हो, तो मेरे ख्याल से उसका वेट 4 to 6 to 7 kgs जितना भी होता है, आप उसे जब पहनते हो तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये फिटिंग भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन वो 5 किलो 6 किलो जब आप बाइक पे लेके बैठते हो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट योर राइडिंग मतलब अपर, लेकिन जब आप लॉन्ग जर्नीज पे जाते हो, जैसे कि आप 12 या 14 आवर्स की जर्नी पे जाते हो, तब वो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो कितने टाइट हैं, वो कितने लूज़ हैं, आपको कैसे लेने चाहिए। तो इनिशियली मुझे उस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में पता चला, और वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आप 12 घंटे 14 घंटे वो बहुत टाइट राइडिंग पैंट पहन के नहीं बैठ सकते। 5 to 6 kgs का आप राइडिंग जैकेट पहन के नहीं बैठ सकते फॉर लॉन्ग जर्नीज़। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन अब वही कहते हैं धीरे धीरे आप उसके यूज्ड टू हो जाते हो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, वो लगा था कि आप बाइक पे जब बैठते हो, मैंने बहुत ज़्यादा बाइक पे ट्रैवल नहीं करा, लेकिन अगर मैं टाइगर की बात करूँ तो टाइगर में जो स्पेस है, सीट स्पेस है, वो अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो बहुत थोड़ा है। पिलियन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन पीछे अगर आप उसके पीछे अगर आप टेल बैग भी लगा देते हो तो वो और भी छोटा हो जाता है। हाइट भी है टाइगर की, तो जब मैं बैठती हूँ तो बहुत घंटे तक अगर बाइक चल रही है, बहुत आस तक अगर बाइक चल रही है, तो मैं अपनी लेग स्ट्रेच सीधी नहीं कर सकती। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, या अभी भी है आप कह सकते हो। अगर 3 to 4 आवर्स बाइक कॉन्टीन्यूस चल रही है तो मैं अपने पैरों को सीधा, मतलब मैं अपने पैर ऐसे नहीं कर सकती, मेरे पैर ऐसे जाएंगे, बिकॉज पैनियर्स अटैच होते हैं, तो पैनियर्स स्पेस लेते हैं। आप उस पैर को सीधा नहीं कर सकते, आप पैर को टेढ़ा कर पाओगे। बैक एक भी हो जाता है, बहुत टाइम ऐसा भी लगता है कि आई नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स। तो जो भी पहला ब्रेक आता है, आई मेक श्योर कि मैं अपनी लेग्स पे, मतलब जितना मैं चल पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चल पाऊँ, ताकि मेरे पैर थोड़े से स्ट्रेच हो जाएं। मैं आज भी उस चीज़ को फेस करती हूँ कि जो मेरे पैर होते हैं वो स्क्वाट पोजीशन पे ही होते हैं, और वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हेलमेट पहनना, हेलमेट पे मतलब बहुत देर तक अगर आपको सिर पे आपके कुछ चीज़ भारीपन रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत हैवी फील करते हैं। मुझे अभी भी याद है स्पीति वाले ट्रिप में, जो हमने लास्ट ट्रिप किया था। मैं स्पीति वाली ट्रिप की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत फ्रेश ट्रिप है जो मेरे माइंड में है।
हम आई थिंक 6 to 7 आवर्स रोज़ ट्रैवल करते थे, तो मैं जब हेलमेट उतारती थी तो मेरा कान ऐसे मुड़ा होता था। वो इतना पेन करता था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था, मतलब मैं उसको बार बार हेलमेट के अंदर भी अपने कान को सीधा करती रहती थी कि वो मतलब ब्लड ना रुके, समझ रहे हो आप, वो ब्लड ना रुके। ये सारे चैलेंजेस तो है ही हैं। उसके अलावा ठंड, गर्मी, बारिश, अगर मैं पीछे बैठी हूँ तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रोड पे कितने ब्रेकर्स हैं, सामने से कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट जब मैं अपने राइडर से इंटरकॉम पे बात कर रही होती हूँ तो मेरा फोकस भी पूरा सड़क पे होता है। राइडर खड़ा भी हो जाता है रेड लाइट्स पे, अगर उसको, क्योंकि उसके पैर नीचे पहुँच रहे हैं, पिलियन के पैर नीचे नहीं पहुँच पाते। तो मेजर इशू जो मुझे पूरा फेस करना होता है वो यही है कि पैकिंग, बैग एक, सीट स्पेस, लेग स्पेस, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारी चीज़ें तो आप फेस करते ही करते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ से चलते हुए नहीं पता चलती। जब आप रास्ते में सफ़र पे पहुँच जाते हो तब आपको ये सब समझ आता है। खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स, पीछे जो बैठा होता है उसको बहुत ज़ोर से झटका लगता है। जो बाइक चला रहा होता है उसे तो पता है कि यार सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कभी कभी पीछे वाले को नहीं पता होता कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है या ब्रेक लगने वाला है, वो आगे झटका लेके जाएगा ही जाएगा। कई बारी मेरे बैक एक सिर्फ इसी वजह से हुई है कि बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब हुई है। नॉट ईजी। हाँ, हम वीडियोस में दिखा देते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने बहुत इन्जॉय किया। सी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन ये भी एक ऐसा पहलू है जो आप मिस नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पेन भी होता है। गाड़ी पे और बाइक राइड पे बहुत डिफरेंस हो जाता है। गाड़ी में आप बिल्कुल सिक्योर हो, लेकिन बाइक में आप बिल्कुल ओपन हो। आपका सामान, आपके गैजेट्स, आप जितना प्रोटेक्ट करके उसको चल सकते हो आप चलते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि क्या चीज़ कब ख़राब हो जाए। दीज आर ऑल, आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो चैलेंजेस, यही चैलेंजेस हैं और यही चैलेंजेस में मज़ा भी है। और ये था मेरा वीडियो उन पार्ट को लेके जो मैं वीडियो में नहीं डालता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहो तो मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।